हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा यूपी पुलिस का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं जो कि यूपी पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है और दोबारा एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप सभी लोग को रेगुलर प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करना है, जिससे कि आपका तैयारी बना रहे, रिविज़न होते रहे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का प्रश्न। सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी को ध्यान से देखना है। आज का पहला प्रश्न है, अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए डैश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के साथ हस्ताक्षर किया है, ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा किया कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? किस देश ने ऐसा घोषणा किया है? सही आंसर होगा फिलीपींस। फिलीपींस ने घोषणा किया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा। याद रखना इसको। महात्मा गांधी के प्रिय भजन में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी का प्रिय भजन है। महात्मा गांधी जी हमेशा इस भजन को गुनगुनाते रहते थे, वैष्णव जन तो। इसके रचयिता कौन थे ये बताना है। सही आंसर होगा नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता इसके रचयिता है। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? ऑस्टियोपोरोसिस ये एक बीमारी होता है। ये इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है ये बताना है। ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से होता है ऑस्टियोपोरोसिस, और इससे हड्डियां ये प्रभावित होती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। याद रखना है। किसने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित की थी? सही आंसर होगा यहाँ पे उदयन सही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गलत ऑप्शन सही जो है दिया हुआ नहीं है। उदयन इसका सही आंसर होगा। उदयन ने राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं दिया गया, आपको याद रखना है। योगक्षम वहाम्यहम् किसका आदर्श वाक्य है? योगक्षम वहाम्यहम् किसका आदर्श वाक्य है ये बताना है। सही आंसर होगा LIC ऑफ इंडिया। LIC ऑफ इंडिया भारतीय जीवन बीमा निगम, इसका आदर्श वाक्य है योगक्षम वहाम्यहम्। LIC की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। याद रखना है 1956 में, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। LIC का मुख्यालय मुंबई में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? सही आंसर होगा पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। याद रखना है। सन 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? सही आंसर होगा मुंबई। मुंबई को उपहार में दिया था। चार्ल्स जो था वहाँ का, उसकी शादी राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रोगंजा से हुई थी, और इसी में दहेज में पूरा मुंबई दे दिया गया था। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, याद रखना है। 1893 में शिकागो अमेरिका में यहाँ पे एक धर्म सम्मेलन हुआ था, और स्वामी विवेकानंद ने वहाँ पे इसको संबोधित किया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा याद रखा गया है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट संबोधन किया गया था, यानी कि भाषण दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। सही आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद को धनपत राय के नाम से भी जाना जाता है। हरिवंश राय बच्चन को उसके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? हरिवंश राय बच्चन को उसके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? सही आंसर होगा मधुशाला। मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया है? किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1939 में हुआ था, इसी समय इसको बनाया गया था। किसको बनाया गया था? सही आंसर होगा इंडिया गेट को बनाया गया था। ये 43 मीटर ऊंचा है और नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित है। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? गोल किसकी आत्मकथा है? सही आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल, याद रखना है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, ये बताना है। सही आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली WWW के आविष्कारक है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डैश में है। सही आंसर होगा बिठूर। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित है। सही आंसर होगा बिठूर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में बिठूर है, वहीं पे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? सही आंसर होगा चंद बरदाई। ये पृथ्वीराज के मित्र भी थे और एक लेखक भी थे। इन्होंने ही पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किया है पृथ्वीराज रासो नामक बुक में, याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न यूपी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सभी को ध्यान से आपको देखना है और उसको याद रखने का कोशिश करना है। इससे आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और रोज़ एक प्रैक्टिस सेट को आपको सॉल्व करना है एटलीस्ट, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश में हुआ था? मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था, याद रखना है। उत्तर प्रदेश में झांसी है, वहीं पे मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। मथुरा कला विद्यालय डैश काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? मथुरा कला विद्यालय किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था, ये बताना है। सही आंसर होगा कुषाण काल के दौरान। मथुरा कला विद्यालय कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर था, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है? भीतरगांव मंदिर ये गुप्त काल का है और ये टेराकोटा मिट्टी के ईंटों से बना हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश के कानपुर में है भीतरगांव मंदिर, याद रखना है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण डैश द्वारा किया गया? वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर होगा रानी अहिल्याबाई के द्वारा। रानी अहिल्याबाई के द्वारा ये 1870 में बनाया गया था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद डैश में सृजित किया गया? लोकायुक्त का जो पद है ये कब सृजित किया गया, कब इसका निर्माण हुआ था? सही आंसर होगा 1977 में, याद रखना है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह डैश ने कराया था? फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? सही आंसर होगा औरंगजेब ने ये बनवाया था। औरंगजेब मुगल के शासक थे और ये किसके पुत्र थे? औरंगजेब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यानी कि ये शाहजहां के पुत्र थे, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? सही आंसर होगा सहरा। सहरा एक लोक नृत्य है जो कि राजस्थान के बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है फसल कटाई के दौरान, याद रखना इसको आपको, सहरा नृत्य। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण डैश द्वारा कराया गया था? मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सही आंसर होगा शाहजहां के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। और एक मोती मस्जिद लाल किले में भी है, उसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। लाल किला वाले मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने और आगरा वाले मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है।
डेटा बुक भारत में कौन सा डेटा बुक है जो कि भारत में जानवरों, वनस्पति और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है? सही आंसर होगा रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में वैसे पशुओं का डेटा तैयार किया जाता है जो कि काफ़ी कम पाए जाते हैं या फिर लुप्त हो रहे हैं, ये सभी उसमें शामिल किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? कोशिका का कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता है? सही आंसर होगा कोशिका भित्ति। पशुओं के कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। पौधे की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ये आपको याद रखना है। निम्न में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? किस जाति या फिर किस स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? सही आंसर होगा मेढक में। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, याद रखना है। और इनका हृदय 3 बेसमी होता है, 3 चैम्बर होता है हृदय में, याद रखना है। मानवों में आवाज़ डैश के द्वारा उत्पादित होती है? मानव में आवाज़ किसके द्वारा उत्पादित होती है, ये बताना है। सही आंसर होगा कंठ, लैरिंग्स। लैरिंग्स को स्वर तंत्र भी कहा जाता है, कंठ भी कहा जाता है, यहीं से आवाज़ उत्पन्न होता है, याद रखना है। निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी, इसको रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखना है। निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति कौन है? तो वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। इन जानवर का उदाहरण कौन नहीं है, ये बताना है। कौन सा उन जानवर का उदाहरण नहीं है? सही आंसर होगा गाय। गाय ये कोई विशेष क्षेत्र में नहीं होता, ये आपको हर एक जगह में देखने को मिल जाएगा, ये सही आंसर होगा। डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है उड़ीसा, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है? उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? सही आंसर होगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला होता है, इसमें 80 से 95% तक कार्बन पाया जाता है। सबसे खराब कोयला होता है पीट कोयला, ये सबसे निचला क्वालिटी का होता है, यानी कि लो क्वालिटी का होता है। निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है, ये बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर होगा खड़ताल। खड़ताल याद रखना है, ये लकड़ी के 2 टुकड़े पर छोटे छोटे घुंघरू बांधकर बनाया जाता है, याद रखना है। निम्न से किस भारतीय वास्तुविद को 2018 का प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा पीलू मोदी। पीलू मोदी को 2018 का प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिला था। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई? ये पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा गंगा हरितिमा। गंगा हरितिमा ये एक योजना था, याद रखना है। मार्च 2018 में निम्न में से किस वैश्विक नेता से अमेरिकी होलोकास्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया? मानवाधिकार पुरस्कार किस संग्रहालय के द्वारा वापस ले लिया गया? किस वैश्विक नेता से अमेरिकी संग्रहालय के द्वारा मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया? सही आंसर होगा ऑंग सान सूकी। इनसे वापस ले लिया गया। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं? सही आंसर होगा पूनम यादव। पूनम यादव ने गोल्ड कोस्ट में राष्ट्रमंडल 2018 खेल में 69 kg भार स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था 69 kg, याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखना है।
स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 7 अप्रैल को हुआ था, इसीलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है हर एक साल विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसके बाद हिंदी के प्रश्न। हिंदी के प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? इन सभी को संधि अच्छे से करके देखना है, सारे को तोड़ के देखना है। मात्र, मात्र में र आ जाएगा अगर आपको ध्यान से देखेंगे। मूर्धा में भी आएगा, क्रम में भी आएगा। मातृभूमि, मातृभूमि में इसमें र नहीं है। संज्ञा का भेद नहीं होता है। कौन संज्ञा का भेद नहीं होता है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक होता है, निजवाचक संज्ञा नहीं होता है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा है ये बताना है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा वचन। वचन एक पुल्लिंग, वचन पुल्लिंग नहीं है। वचन एक संज्ञा होता है, इसका अर्थ होता है वाणी या फिर कथन भी हो सकता है। उसके बाद हानि, प्यास, वचत ये सभी पुल्लिंग है। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। कौन ऐसा शब्द है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा दर्शन। दर्शन ये बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इसका कोई एक्स्ट्रा बहुवचन शब्द नहीं होता है। जैसे मुनि का हो सकता है दूसरा बहुवचन, जैसे मुनि का मुनियो हो सकता है, ये सभी हो सकता है, लेकिन प्रदर्शन का बहुवचन नहीं हो सकता। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, इसमें से कौन सा कारक है ये बताना है। सही आंसर होगा, सही आंसर होगा संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक है। संप्रदान को, किसी को अगर कुछ दिया जा रहा है तो वहां पे संप्रदान होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद आप यहाँ पे क्या है? आप यहाँ पे क्या है? तो आप यहाँ पे सर्वनाम है। सर्वनाम है, ये याद रखना है। सर्वनाम किसको बोलते हैं? जो संज्ञा के बदले बोला जाता है उसको सर्वनाम कहा जाता है। और सर्वनाम के छह भेद होते हैं, याद रखना है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद है, वह बहुत धार्मिक है। यहाँ पे धार्मिक क्या है ये बताना है। धार्मिक क्या है? सही आंसर होगा धार्मिक एक विशेषण है। यहाँ पे धार्मिक, यहाँ पे विशेषता बताया जा रहा है किसी व्यक्ति का, तो ये धार्मिक विशेषण हो जाएगा। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। ये सभी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को छांटना है। यहाँ पे तद्भव कौन सा है ये बताना है। सही आंसर होगा कपूर। कपूर तद्भव शब्द है, याद रखना है। कपूर का तत्सम होता है, कपूर का तत्सम होता है कपूर, ऐसे लिखा जाता है। कपूर का ये तद्भव हो गया, सॉरी ये तत्सम यहाँ पे है और यहाँ पे कपूर है, ये तद्भव है। पक्ष, पक्ष का अगर तद्भव में बदला जाए तो पंख हो जाएगा। मयूर का मोर हो जाएगा। ये सभी याद रखना आपको। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं? सही आंसर होगा सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। थोड़ा जानने वाले को अल्पज्ञ कहते हैं और कुछ भी ना जानने वाला को अज्ञ या ज्ञान शून्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्थान शब्द का विलोम होता है। उत्थान शब्द का विलोम होता है, उत्थान का विलोम होता है पतन। उत्थान का विलोम होता है पतन। ध्रुव का विलोम होता है अध्रुव। अर्ध्व का विलोम अगर पूछा जाए तो यहाँ पे अर्ध्व का विलोम उधर, अर्ध्व का विलोम अधर हो जाएगा। अधर, अधर, अधर। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा है जो कि देवता का पर्यायवाची नहीं है? देव भी हो सकता है, सूर भी हो सकता है, अमर भी हो सकता है, लेकिन सुधाकर देवता का पर्यायवाची नहीं है। ये सभी आपको याद रखना है। सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। चंद्रमा का चंद्र, चांद, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, ये सभी होता है किसका? चंद्रमा का। सही अर्थ वाला युग्म, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। यहाँ पे आगे में 2 अर्थ शब्द दिया, इधर अर्थ दिया गया है, तो कौन सा सही नहीं है? शब्द सही अर्थ वाला युग्म नहीं है, कौन सा ये बताना है। अली, मोर, सखी, आदि आदि
जलज का कमल होता है, जलद का समुद्र होता है। इसमें जो है सभी सही दिया गया, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, इसमें से जितना भी दिया गया ये सभी सही है। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। पत्र का अर्थ क्या नहीं होता है? पत्र इसका कई अर्थ होता है। पत्र का मतलब पत्ता भी हो सकता है, पंख भी हो सकता है, चिट्ठी भी हो सकता है, लेख नहीं हो सकता, ये गलत है। लेख निबंध होता है, ये पत्र का मीनिंग नहीं होता है। सदैव शब्द में कौन सा संधि है? सदैव में कौन सा संधि है ये बताना है। सदैव में सदा प्लस एब होता है, सदा जोड़ एब होता है, तो यहाँ पे वृद्धि संधि होगा, वृद्धि संधि याद रखना है। यदि ओ आ के बाद ए या ए आए तो इसे स्थान पर वृद्धि संधि हो जाता है, याद रखना आपको। प्रत्यय शब्द में उपसर्ग है। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? सही आंसर होगा प्रति। प्रति एक होता है, इसमें प्रति उपसर्ग है। वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। जो शब्द के बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। सही आंसर होगा इक। वैज्ञानिक में इक प्रत्यय है। वैज्ञानिक में इक प्रत्यय, जैसे शाब्दिक होता है, दैनिक होता है, आंशिक होता है, इन सभी में इक प्रत्यय होता है। बहुत दिनों बाद दिखना, इसके लिए मुहावरा है। बहुत दिन के बाद दिखना, इसके लिए क्या मुहावरा है? ईद का चांद होना। इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों के बाद दिखना। काफ़ी फेमस मुहावरा है, याद रखना है। कोसों दूर होना का मतलब क्या है? कोसों दूर होना, बहुत दूर होना। गुदड़ी का लाल होना, ये होता है गरीब के घर अमूल्य वस्तु का होना। अब तब होना, इसका क्या अर्थ है? अब तब होना, इसका मतलब होता है मरने वाला होना। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कहीं ठौर ठिकाना ना होना। ठीक है, तो में से अशुद्ध वाक्य छांट रही है। कौन सा अशुद्ध दिया गया ये छांटना है। कृष्णा जी के अनेकों नाम है। कृष्णा जी के, यहाँ पे कृष्णा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था कृष्ण जी के अनेक नाम है। यहाँ पे अनेकों के जगह अनेक होना चाहिए था। कृष्णा जी के अनेक नाम है, अनेकों यहाँ पे नहीं होता है, तो ये पहला वाला ही इसमें अशुद्ध दिया गया है। आगे देखने का जरूरत नहीं है, ये सभी सही ही होगा। सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? सद्भावना में कौन सा समास है ये बताना है। सद्भावना में कौन सा समास है? सही आंसर होगा सद्भावना में कर्मधारय समास है। सत्य है जो भगवान, सत्य है जो भगवान, उसको सद्भावना बोल सकते हैं। इसका कर्म प्रधान होता है, कर्मधारय प्रधान कहलाता है। द्विगु, जिसमें गिनती वाले संख्यात हैं उसको द्विगु समास कहते हैं, जैसे कि त्रिनेत्र, इन सब में द्विगु समास होता है, याद रखना है। मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मुदित मनोहर मानस देखा, इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। अलंकार वाले चैप्टर को आपको अच्छे से देख लेना है, इससे एग्जाम में आता है काफ़ी सारा क्वेश्चन। वीर रस का अस्थाई भाव होता है। वीर रस का अस्थाई भाव होता है, ये बताना है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा उत्साह। वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। श्रृंगार का रति होता है, श्रृंगार का रति होता है, ये सभी याद रखना है। क्रोध, रौद्र रस का क्रोध होता है। अगला क्वेश्चन है, दामिनी दमक रही घनमाही, खल के प्रति जथा थिर नाही, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? इसमें कौन सा छंद है ये बताना है। सही आंसर होगा इसमें चौपाई, चौपाई छंद है। चौपाई जो होता है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं तथा अंत में दो गुरु होते हैं, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन नहीं है? भाववाच्य का उदाहरण कौन नहीं है ये बताना है। सही आंसर होगा भाव किसमें नहीं है? अब चला जाए, इसमें ये पहला आंसर सही होगा, इसमें भाववाच्य नहीं है। अब चला जाए, इसमें भाव प्रकट हो रहा है, तो ये पहला सही होगा। रवि आम चूसता है, ये कृतवाच्य, शिला से खाया नहीं जाता, इसमें कर्मवाच्य है, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 63, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी, यहाँ पे जो चिन्ह लगा हुआ है ये कौन सा चिन्ह है ये बताना है। सही आंसर होगा ये
उद्धरण चिन्ह होता है, याद रखना है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार का होता है। अगर एक कोमा लगा हुआ है तो इसको एकल उद्धरण चिन्ह और दोहरा लगा रहेगा तो दोहरा उद्धरण चिन्ह कहलाता है। वह काम नहीं करता है। वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? वह काम नहीं करता है। इसमें से नहीं जो दिया गया ये एक अव्यय है। निम्नलिखित में से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री की मात्रा का उपयोग किस में है? क्या सही होगा? सही आंसर होगा वृष्टि। वृष्टि में री का उपयोग हुआ है, बाकी इन सब में री का उपयोग नहीं होता है। वृष्टि में वह है, री है, उसके बाद मूर्धन्य सो है, ये सभी है इसमें। स का उच्चारण स्थान है। स का उच्चारण स्थान क्या है? सही आंसर होगा तालु। स का उच्चारण स्थान तालु होता है। क ख ग घ जो होता है पूरा उसका कंठ से होता है। च छ जो होता है तालु से होता है। त थ दांत से होता है और ट ठ जो होता है ये मूर्धा से होता है। उसके बाद ओ और आ जो होता है ये कंठ से होता है, याद रखना है आपको। इसके बाद यहाँ पे गद्यांश दिया गया है एक, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। यहाँ पे 67 से लेकर 71 तक को आपको यही पढ़ के आंसर देना है। तो इसको अभी हम लोग नहीं डिस्कस करने वाले, हम लोग यहाँ आगे से देख लेते हैं 72 से। गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? सही आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। इनके लिए इनको नोबेल भी मिला था। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? सही आंसर होगा यामा के लेखक महादेवी वर्मा है। इनको इस पे मिला था क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सबसे पहले महिला कौन थी जिनको ज्ञानपीठ मिला था? सही आंसर होगा आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी पहली महिला थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये सभी आपको याद रखना है। अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अज्ञेय ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेखक हैं। इनको कब, इनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला ये बताना है। सही आंसर होगा कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार ये अज्ञेय का लिखा हुआ है, अज्ञेय जी का लिखा गया है और इनको इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखना है। उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार कौन है? सही आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के रचनाकार है, याद रखना है। रामधारी सिंह दिनकर का और भी कई सारा है, जैसे हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। महादेवी वर्मा के द्वारा भी काफ़ी सारा लिखा गया है, जैसे कि निहार, रश्मि और नीरजा, संध्या गीत, ये सभी महादेवी वर्मा का लिखा गया है, याद रखना है। इसके बाद मैथ्स के प्रश्न है। अभी हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। मैथ और रीजनिंग के लिए हम लोग सेपरेट वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले प्रैक्टिस सेट में। आपको रोज एक प्रैक्टिस सेट को एटलीस्ट देखना है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।